हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिक्शन एडिक्शन। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नावल को शुरू करते हैं जिसका नाम है रोजेस ऑफ स्नो। बट बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट विश ऑल माय फिक्शन एडिक्शन फैमिली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आज के पार्ट में आप अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी। आज का पार्ट थोड़ा सा स्पेशल है तो मैं चाहती हूँ आप अपने इमेजिनेशन स्किल का इस्तेमाल करें। चलिए तो आज के पार्ट को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट पार्ट हमने जान के सरप्राइज पर छोड़ा था जिसने इबो को कम्प्लीटली शॉक कर दिया था और वो बस उस बेड पर बिल्कुल किसी इमोशनलेस इंसान की तरह बैठा हुआ था क्योंकि सामने इतने सारे इमोशंस थे जिन्हें कंट्रोल करना इबो के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अब उसके आगे गहरी शांति और उन ठंडी हवाओं के बीच में उस ब्यूटीफुल सी वाइट स्क्रीन के ऊपर फाइनली कुछ मोशन होना शुरू होता है और इबो की निगाहें सिर्फ वहां गड़ गईं। ठक 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 ठक। अगले ही पल उस स्क्रीन के ऊपर एक फोटो उभर कर बाहर आता है। वो फोटो एक पल में इबो पहचान गया था। वो जान का बहुत छोटा बर्थ पिक था और अगले ही पल वो फोटो एकदम से गायब हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक और फोटो उभर कर बाहर आता है, पर इस बार जान का नहीं, ये इबो का फोटो था, बेबी इबो। और कुछ ही सेकंड में वो फोटो भी एकदम से गायब हो गया। फिर तो जैसे फोटोग्राफ्स की जैसे कोई बाढ़ आ गई हो, एक एक कर उस स्क्रीन के ऊपर कितने सारे फोटोग्राफ उभर कर बाहर आते हैं। कुछ ऐसे जिन्हें वो पहचानता था, कुछ ऐसे जिन्हें वो ने कभी नहीं देखा। इनफैक्ट उसे तो याद भी नहीं है कि ऐसा भी कोई फोटो क्लिक हुआ था क्योंकि उसमें जान और इबो कुछ इसी पोजीशन में है और इस समय पर साथ है जब इबो तो अकेला था। कई फोटोग्राफ्स एडिटेड है, यही इबो का दिमाग कह रहा था, लेकिन कंसंट्रेशन अभी भी सामने ही था क्योंकि फोटो की बाढ़ आ चुकी थी। या यूँ कहो इबो की मेमोरीज की, इबो की यादों की बाढ़ उस सामने समंदर के भीतर चल रही थी। उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक फोटो, दो फोटो, तीन फोटो, चार फोटो, न जाने कितने सारे फोटोग्राफ बिल्कुल किसी एल्बम या किसी रील की तरह वहाँ चल रहे थे। फाइनली वो स्क्रीन थमती है बिल्कुल इबो की धड़कन की तरह और इस बार फोटोग्राफ था इबो का, बेबी इबो। और अगले ही पल एक बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती। शायद भगवान को पता था कि वो एक आफत को इस दुनिया में भेजने वाले हैं, तो उस आफत को संभालने के लिए एक जिम्मेदार इंसान को जन्म तो लेना ही था ना। इसीलिए गॉड ने मुझसे पहले इस शख्स को इस दुनिया में भेजा। एक ऐसा शख्स जिसके अंदर सब कुछ है, सब कुछ, मेरी दुनिया, मेरा प्यार, मेरी आत्मा का आधा हिस्सा, जो 5 अगस्त 1997 में इस पूरी होल वर्ल्ड में बिल्कुल किसी स्टार की तरह चमका था। लान फांग इबो 1997 5 अगस्त। इस दिन को अगर मेरा मन करे तो मैं अपनी बॉडी पर प्रिंट करा लूँ ताकि खुद को याद दिलाता रहूँ, ये शख्स है जो मुझे संभालता है, ये शख्स है जो मुझे पूरा करता है। बेशक ही मुझसे लगभग 6 से 7 साल पहले जन्मा हो, लेकिन यही शख्स है जो मुझे पूरा करता है, जो मुझे छोड़ आया था मुझसे पहले आने के लिए, मुझसे ज़्यादा समझने के लिए, पर कुछ भी हो। फाइनली मैं भी इसके पीछे पीछे आने के लिए तैयार था क्योंकि मेरी भी तैयारी बस शुरू ही हो चुकी थी। वो बात अलग है कि इन सब तैयारियों के बीच में पूरा 6 साल का वक्त निकल गया। आई एम सॉरी का, मैं 6 साल लेट था, पर मैं आ गया आपके लिए क्योंकि मैं जानता था आपके अलावा मुझे कोई नहीं संभाल सकता, यहाँ तक कि गॉड भी नहीं। इसीलिए उन्होंने मुझे किक कर आसमान से नीचे भेज दिया। ठीक 5 अक्टूबर 2005। थोड़ा सा एज गैप हो गया बट कोई बात नहीं, मैं आ गया। ये कहते हुए जान की हंसने की आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल बेबी जान उस स्क्रीन पर टपक आता है इबो के बगल में, जिसे देखकर इबो ऑटोमेटिकली हंसने लग जाता है। वो हंसी रोक ही नहीं पाया, उसकी आंखें चमक गई थी इन दोनों फोटोग्राफ्स, इतने ओल्ड फोटोग्राफ्स को एक साथ इस स्क्रीन पर देखना। तभी फिर से जान की आवाज आती है, तो मिस्टर लान वांग इबो, क्या आप तैयार हैं शाओवी जान के साथ एक नए सफर पर चलने के लिए? उस सफर पर जो सफर आप ऑलरेडी तय कर चुके हैं, यादों का सफर जो बहुत सारी चीज़ों को हमें याद दिलाएगा जिन्हें हम शायद भूल चुके हैं इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के अंदर। कुछ ऐसे सफर जो एक नई यादों का सफर बनाएगा जिसे हम जिंदगी भर याद रखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? इबो ने सिर्फ नोट किया, उसके फेस पर अभी भी स्माइल थी और वो थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था और वही बेड पर बहुत शांति से बैठ गया था, सब कुछ एंजॉय करता हुआ उस बैकग्राउंड म्यूजिक को, जान की आवाज़ को, उस स्क्रीन पर चलती हुई उस इमेज को और सारी यादों को जो जान सच में इबो के अंदर कुरीद रहा था। तभी एक बार फिर से वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है और इस बार जब स्क्रीन चेंज होती है तो स्क्रीन पर अब जो इमेज उभर कर आई थी वो थी बर्फ के रेगिस्तान की। हर तरफ स्नोफॉल हो रहा था और हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी।
और उस इमेज में बहुत सारी जगहों पर फोकस किया गया था स्नोफ्लेक्स के ऊपर, जिसे देखकर ईबो बस देखने लग गया। अचानक से ईबो को याद आता है वो बचपन में बहुत ड्रॉ करता था इन स्नोफ्लेक्स को, उसकी कॉपी पर, उसके बेंच पर, उसके नोटपैड पर, उसके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, बहुत सारी जगहों पर ये स्नोफ्लेक्स होता था। और आज इसे वापस स्क्रीन पर देखना, पुरानी यादें सच में ताज़ा हो गई। और उन यादों के बीच में एक बार फिर से जान की आवाज़ आती है। स्नोफ्लेक्स, खूबसूरत, सबसे प्यारा, ठंडा, आंखों को एक ऐसा एहसास देने वाला जिसमें सुकून है। हम सब इसे अक्सर इसी तरीके से देखते हैं ना गा, पर आपने इसे देखने का नज़रिया मेरे लिए बदल दिया। मैंने आपकी एक नोटबुक के पीछे कुछ लाइंस को पढ़ा था, जो लाइंस तब तो मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन अब समझ आई हैं। उस पर आपने अंडरलाइन कर लिखा हुआ था, अनटच्ड, प्योर, जस्ट टू सी। आपको पता है, जब मैंने इन 3 शब्दों को पढ़ा था मेरे फेस पर एक स्माइल आ गई थी, लेकिन जो 4th वर्ड आपने अंडरलाइन किया था ना, उसे देखकर मैं चौंक गया था, क्योंकि वो 4था शब्द था शाओविसान। गा, क्या आप मुझे ऐसा समझते थे? हाँ। जैसे ही सान ने पूछा, फाइनली ईबो की उस नोटबुक का बैक पेज बाहर आ गया था इस स्क्रीन के ऊपर, जहाँ ईबो की हैंडराइटिंग में 3 शब्द और उस 3 शब्दों को एरो कर सान के साथ जोड़ा गया था। उस पेज को इतने सालों के बाद देखना ईबो के लिए बहुत अलग था। जान ने कहा, सो एम आई स्नोफ्लेक टू यू? एम आई? शायद हाँ, इसीलिए आप मुझे उस स्नोफ्लेक्स की तरह देखते थे, प्योर, अनटच्ड एंड जस्ट टू सी। सिर्फ आप यही तो करते थे, मुझे कभी टच नहीं करना, मुझे सिर्फ दूर से देखना, और इस उम्मीद में रहना कि अगर आपने टच किया या मुझे पाने की कोशिश की तो मैं इम्प्योर हो जाऊंगा। शायद ऐसे ही सारे थॉट्स रहे होंगे आपके, पता नहीं, समझ नहीं पाया मैं। पर यकीन मानो, मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं कोई स्नोफ्लेक नहीं हूँ, क्योंकि ना ही तो मैं प्योर हूँ, ना ही मैं अनटचबल हूँ, और ना ही मैं जस्ट टू सी हूँ। मैं तो एक मेल्टिंग अरोमा हूँ जो आपके अंदर घुलना चाहता है। एक ऐसा सपना हूँ जो आपका होना चाहता हूँ। एक ऐसा हिस्सा हूँ जो आपसे जुड़ना चाहता हूँ। इस चीज़ ने ईबो की सांसों को रोक दिया, और एक बार फिर से वो स्क्रीन चेंज हो गई। फिर से इस बार स्क्रीन से सब कुछ हट चुका था, और एक बार फिर उसकी आंखों के सामने वही बर्फ का समंदर था, बर्फ की रेत, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। पर इस बार कोई स्नोफ्लेक्स नहीं थे, खाली बर्फ की चादर थी, ईबो के मन की तरह। पर देखते ही देखते उस बर्फ की चादर में एक छोटा सा पौधा खिलने लगता है। इस बर्फ के रेगिस्तान में एक छोटा पौधा, इस बात का क्या मतलब है? ईबो सिर्फ यही समझने की कोशिश कर रहा था, पर देखते ही देखते वो पौधा बड़ा होने लगा, बड़ा और बड़ा और बड़ा। तभी जान की आवाज आती है। आप सोच रहे होंगे ये क्या है ना? ये आप है का, आप और आपका मन। आप जानते हैं मैंने ऐसे क्यों ड्रॉ किया है, या इस तरीके से इस इमेज को क्यों प्रेजेंट किया है? क्योंकि मैंने आपको हमेशा ऐसा ही समझा, एक ऐसा इंसान जो अंदर से ठंडा है। बचपन से ही आपके इमोशंस ऐसे ही रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट, हर तरफ से बाउंड्री से घिरे हुए, ठंडे, और उस ठंड के बीच में आप थे, एक छोटे पौधे की तरह। आपके अंदर भी इमोशंस थे, आपके अंदर भी बहुत कुछ था, आपके अंदर भी जिंदगी थी, पर आपका एनवायरनमेंट शायद उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करा। माँ और पापा ने आपको हमेशा से एक स्ट्रिक्ट लाइफ थी, एक ऐसी लाइफ जिसमें हर चीज़ के लिए बाउंडेशन थी, हर चीज़ के लिए रूल्स थे, क्योंकि वो आपको एक ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जो उनके पैमाने के हिसाब से बने, और आपने भी अपने आप को उसी चीज़ में ढाल लिया, है ना? ये सब कुछ आपके साथ था, पर मेरे साथ नहीं, क्योंकि 6 साल के भीतर सब कुछ बदल गया। जब मैं पैदा हुआ, एक बार फिर से स्क्रीन चेंज हो जाती है, और इस बार वहाँ पर कोई रेत का रेगिस्तान नहीं था, ना ही कोई बर्फ थी, ना ही कोई ठंडेपन का एहसास था, और ना ही कोई छोटा सा पौधा था जो उस बर्फ में सिकुड़ रहा हो। इनफैक्ट अब तो खुली धूप थी, आसमान था, रोशनी थी, चलती हुई ठंडी हवाएं थी, और हवाओं के बीच में एक और पौधा था। पर इस बार कोई छोटा शांत पौधा नहीं, इनफैक्ट इस बार तो एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर था, गुलाब का पौधा था वो, जो उस धूप में अंगड़ाइयाँ ले रहा था, खिलने की कोशिश कर रहा था। छोटी छोटी कलियां थी जिन पर वो धूप और हवा अपना असर दिखा रही थी, और वो बस खिल रही थी।
खूबसूरत महक हर तरफ थी, जिसकी खूबसूरत महक का एहसास वहाँ पर घूमते हुए इन भंवरों के ऊपर था। बहुत सारी आवाज़ें थी, गड़गड़ाहट की, हंसने की, मुस्कुराने की। शायद शायद वो शाओ कपल और लान कपल की थी, जो जान और बेबी, माय स्वीट हार्ट और भी बहुत सारे वर्ड्स कहकर बुला रही थी। वो बेबी जान के लिए था। तभी अगले ही पल वापस जान की आवाज़ आती है, गा, ये मेरी लाइफ है। 6 साल बाद शाओफी जान की लाइफ ऐसे ही शुरू हुई थी। हर तरफ सिर्फ मुझे हर तरीके का एनवायरनमेंट मिला, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर मैं पनप सकूं। हर तरफ सिर्फ खुशी थी मेरे लिए, जो चाहा वो पाया। हर किसी ने मुझे खुलकर गले लगाया। खुशियाँ तो जैसे मैं साथ लेकर पैदा हुआ था। मेरी ज़िंदगी ऐसी थी जैसे कोई प्रिंस की लाइफ हो, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी हर्डल्स के। कोई ऑब्स्टिकल नहीं, सिर्फ खुशी। जो चाहा वो पाया, जो मांगा वो कहने से पहले मेरे सामने लाकर रख दिया गया। मॉम, डैड, अंकल, आंट और आप पांचों ने मुझे कभी कोई कमी का एहसास नहीं होने दिया। मैं हंसता रहा और अपने पीछे सबको भगाता रहा। इस दौड़ में मुझे सबकी इजाज़त थी, हंसने की, रोने की, भागने की, चाहने की, पाने की, हर चीज़ की इजाज़त थी। और मुझे लगा यही ज़िंदगी है। मुझे पता ही नहीं था कि हर चीज़ के ऊपर रोक भी लगाई जा सकती है। कोई एक शख्स है जिसकी ज़िंदगी हर तरीके से कंट्रोल्ड है। मुझे तो लगता था कि सब मेरी तरह होते होंगे, आप भी। इसीलिए तो मैं बस आपके पीछे भागता रहता था। जिस दिन से मैंने बोलना सीखा, पहला शब्द गागा था। और वो गागा हमेशा सिर्फ मेरे साथ रहा। हर वक्त, गागा मुझे ये चाहिए, गागा मेरे साथ खेलिए ना, गागा चलिए ना, वहाँ चलते हैं, गागा मुझे ये चाहिए, प्लीज़ माँ से एक बात कीजिए ना। जान की उस वॉइस के पीछे जान की और इब्बू की बहुत सारी इमेज चल रही थी बचपन की, जिसमें लिटरली जान इसी तरीके से इब्बू से बैक किया करता था। उसके पीछे पीछे घूमता रहता था अपने उन बेबी क्लोथ्स में, और इब्बू बिल्कुल बस जान से भागता रहता था, क्योंकि जान उसे लिटरली बहुत परेशान करता था बचपन में। उसे बैठने नहीं देता था, उसे अपना होमवर्क नहीं करने देता था। जब वो बहुत छोटा था और घुटनों के बल चलता था, सब तो चल कर इब्बू की नोटबुक्स को अक्सर फाड़ दिया करता था, क्योंकि जब इब्बू स्टडी करता था तो जान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए वो गुस्से में आके इब्बू की नोटबुक्स को फाड़ देता था, या फिर उन पर पानी गिरा देता था, या फिर खाते हुए उसको मैस कर देता था। और जब इस बारे में इब्बू को पता चलता था और वो गुस्सा करता था जान के ऊपर, तो जान का रोना शुरू होता था। वो इतना ज़ोर ज़ोर से, जिसकी आवाज़ पूरे घर के अंदर गूंजती थी, और उसके रोने से सब बाहर आ जाते थे। सब बस लिटिल जान को शांत कराना चाहते थे, क्योंकि बेबी जान की आंखों में आंसू किसी को भी नहीं चाहिए थे, किसी को भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जिसका सब कुछ खराब हो गया, मैस हो गया, उससे कोई पूछता ही नहीं था। और वो कोई और नहीं बल्कि इब्बू था, जो अपनी नोटबुक को एक बार देखता और फिर जान की तरफ देखता। उसे समझ नहीं आता उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसने कितनी ही मेहनत से नोटबुक में होमवर्क किया था, और अगले दिन उसे डांट पड़ेगी इस चीज़ के लिए, लेकिन हाँ, अब बेबी जान रो रहा है तो शायद उसे शांत कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, जैसे कि फैमिली ने इब्बू को छोड़ दिया, इब्बू ने भी सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान को शांत कराने की कोशिश की, और सबको दूर हटाकर खुद शांत कराने लगा, क्योंकि वो जानता था कि किसी से भी जान शांत नहीं होगा। वो सिर्फ इब्बू के आने से ही शांत होगा। और बेबी जान की बचपन की आदत थी, वो तभी शांत होता था जब इब्बू उसके पास आता था और उसे हक करता था। और एक पल में जान का रोना बंद, और वो बस अपने छोटे छोटे हाथों से इब्बू को हक कर देता था और हंसने लग जाता था, गागा गागा कहकर। और जैसे ही वो गागा कहना शुरू करता था, इब्बू भी बस एक अनबनी से मुस्कुराहट देता था। ये बच्चा बचपन से ही बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा। परफेक्ट ड्रामेबाज, अटेंशन सीकर, ट्रबल मेकर, लान और शाओ फैमिली का ट्रबल मेकर। लेकिन उनकी आंखों का तारा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की जिम्मेदारी का एकमात्र सहारा वो था जान। तब एक बार फिर से स्क्रीन चेंज होती है, और इस बार फिर से जान की आवाज़ आती है। जान ने कहा, आई एम सॉरी का, आई एम रियली रियली सॉरी। मैंने सच में आपको बचपन से बहुत परेशान किया। आपके कितने सारे होमवर्क को इस तरीके से मैंने बिगाड़ दिया, सिर्फ अपनी जिद के चलते। और इतनी जिद करता था मैं कि आपको थक हार कर सिर्फ मुझे संभालना पड़ता था, और अगले दिन आपकी डांट पड़ती थी। इस बात को मैं तब तो नहीं समझ पाया, क्योंकि मैं बचपन से ही सेल्फिश था, और आज तक भी सेल्फिश हूँ। पर यकीन मानो, उस चीज़ के लिए मुझे जितना रिग्रेट है उतनी खुशी भी है, क्योंकि एटलीस्ट तब तो आप मुझ पर ध्यान देते थे ना, तब तो आप मेरे साथ रहते थे। पर इस बीच में मैं उस सीनरी को ध्यान देना ही भूल गया जो मेरे इर्द गिर्द बुनी जा रही थी। एक ऐसी सीनरी जिसमें मैं और आपकी तस्वीर बिल्कुल इस तरह थी। ये कहते के साथ ही एक बार फिर से स्क्रीन चेंज होता है, और एक बार फिर वही बर्फ की चादर नजर आती है। हर तरफ सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान,
और उस रेगिस्तान में वही पौधा, पर वो पौधा अब छोटा नहीं रहा, वो पौधा अब बड़ा हो गया, बहुत बड़ा, इतना कि अब वो उसमें नज़र आना शुरू हो चुका है। अब उसे बर्फ़ के थपेड़ों से कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उसने अपने आप को मजबूत बना लिया है। शायद वक्त का असर था। इसी तरीके से कुछ और साल उस बर्फ़ के रेगिस्तान में गुजरते हैं। हवाओं के बहुत सारे थपेड़े उस पौधे को छू कर गुजरते हैं और वो पौधा सिर्फ अपनी जगह पर खड़ा था, मजबूती के साथ। लेकिन कब तक? फाइनली उस स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से जहान की आवाज़ आती है। 1997 से 2005 तक ये पौधा बहुत बड़ा हो गया है ना, और मजबूत भी। इसकी खूबसूरती इस बर्फ के मैदान में देखी जा सकती है। ये अकेला था, अकेला, अपने आप में खुश, अपने आप में खुद को बढ़ाता हुआ। इसे किसी की ज़रूरत नहीं थी। पर कब तक ये अकेला रह सकता था अपनी ही दुनिया में? आई एम सॉरी, क्योंकि अब इसकी ये दुनिया शायद किसी के साथ बंटने वाली थी। जहान की वॉइस के साथ साथ उस स्क्रीन में भी बदलाव होना शुरू हो चुका था। वो पौधा जो उस पूरे रेगिस्तान में अकेला था, उसके बगल में एक छोटा सा फूल पनपने लगा था। वो भी एक छोटा नन्हा पौधा था जो धीरे धीरे कर बढ़ रहा था उस दूसरे पौधे की छाँव में, क्योंकि यही उसकी किस्मत थी और यही फैसला कि उसे पनपना होगा, बढ़ना होगा छाँव में। और वो छोटा नन्हा पौधा बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा। और दोनों पौधे अपने अपने एहसासों के साथ उस बड़े से रेगिस्तान में बर्फ़ की चादर के अंदर ढके हुए, तूफानों से लड़ते हुए, आंधियों के बीच में एक दूसरे का सहारा बनते हुए बस जमे रहे। और वक्त गुजर गया, लंबा वक्त, और दोनों ही पौधे पनप गए, बढ़ गए और तस्वीर बदल गई। तभी से स्क्रीन के ऊपर एक टाइम लाइन चलती है और बर्फ़ के एक झोंके के साथ स्क्रीन पर एक सन मेंशन होता है, 2020। और एक बार फिर से उस बड़ी सी स्क्रीन पर चलती हुई उस बर्फ़ के तूफान की वीडियो पर फोकस होते होते वापस फोकस एक जगह पर आकर रुक जाता है। धुंधली सी तस्वीर जिसे साफ होना था, और इबो बस अपनी धड़कनों को रोक कर और सांसों को थाम कर उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। 2020, इबो इस साल को कभी नहीं भूल सकता। यही तो वो साल है जब वो वापस लौट कर आया था चाइना। पर अचानक से वहाँ पर उस स्क्रीन पर कुछ चेंजेस होना शुरू होता है। बीच में अभी भी ब्लर था, लेकिन उसके अगल बगल काफ़ी सारा ब्लेंडर क्रिएट हो गया था, जैसे कि वापस एक बार फोटोज़ की बाढ़ आ गई हो। जगह जगह से फ़ोटोज़ पॉपअप हो रहे थे। कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स जिन्हें वो पहचानता था, कुछ ऐसे फ़ोटोग्राफ्स जिन्हें वाकई वो इस बार फिर से नहीं पहचान पा रहा था। देखिए ना, कैसा लगा आपको ये म्यूजियम? आज मैं यहाँ घूमने गया हूँ, सच में बहुत मज़ा आया। मैंने ये पिगी बैंक खरीदा है, इसमें बहुत सारा मनी मैंने कलेक्ट किया है। ये बचपन से मेरी आदत है, आप जानते हैं ना। ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम कितनी ज़्यादा टेस्टी है, आई लव इट। आज मैं बहुत थक गया, आपको कैसा लगा? मुझे क्लास में बहुत सारे लोग बुली कर रहे हैं, कह रहे हैं मेरे पास कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है ना आप मेरे साथ है ना, आप है ना। वो सोचते हैं मैं पागल हो गया हूँ, मैं बस फोटोज़ के साथ एडिटिंग करता रहता हूँ और किसको अपने साथ जोड़ता रहता हूँ। पता है आपको, जी ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत बुरा लगा मुझे, क्योंकि वो नहीं जानती, पर मुझे एडिटिंग पसंद है। आपको खुद के साथ जोड़ने का यही तो एक जरिया है। देखिए ना कैसे लग रहे हैं हम इस फोटोग्राफ में। मैंने स्पेशली ये फोटोग्राफ आपके फेसबुक से लिया है और इसके साथ अपने फोटो के साथ मर्ज किया है। ये मेरा स्पेशल कलेक्शन है, आपको पसंद आया? बताइए। ये वाला फोटोग्राफ देखिए, ये जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे, उसके बाद जो बर्थडे था, ये उसका फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ को देखिए, ये मेरे 5th क्लास का फोटोग्राफ है। मैं स्कूल में था, परफॉर्म करने वाला था स्टेज पर, सोलो परफॉर्मेंस। पहली बार मैं स्टेज पर था, सिंग कर रहा था, डांस कर रहा था, सब कुछ अपने आप करना था मुझे, और मैं बस एंजॉय कर रहा था। लेकिन ऑडियंस में मैं चाहता था, मैं आपको चाहता था, क्योंकि आप वहाँ नहीं थे, कहीं भी नहीं थे। इसीलिए देखिए मैंने मर्ज कर दिया, मैंने इसमें उस ऑडियंस में आपको बिठा दिया। थोड़ा फनी है क्योंकि उस टाइम पे मेरी स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश की। देखिए आप हैं यहाँ। आपको पता है मैं बहुत उदास हुआ था। मॉम ने पूरी वीडियो बनाई थी और आंट ने आपको सेंड की थी। मैं पूरे 1 हफ्ते तक इंतज़ार करता रहा कि आप मुझे फ़ोन कर कुछ कहेंगे, मुझे विश करेंगे या मेरे डांस के बारे में मुझसे बात करेंगे, पर
आपने कभी जिक्र नहीं किया उस डांस का, कभी आपने जिक्र नहीं किया। क्या आपने कभी उस वीडियो को देखा था? मैंने लास्ट में जो स्टेप परफॉर्म किया था वो हमारा हुक स्टेप था, जो हम बचपन में करते थे, जो आपने मुझे सिखाया था। पर आपने शायद गौर नहीं किया था क्या? जहान की इस बात पर वो बस थक कर रह गया। उसके दिल में एक दर्द हुआ। जहान ने सवाल पूछा, इसका जवाब भी वो चीख कर देना चाहता था। उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई थीं। उसने अपने उन कांपते हुए होठों से कहा, मैंने देखी थी, मैंने हर रोज़ हर रात उस वीडियो को देखा और कितने सालों तक देखता रहा। तुम्हें नहीं पता जहान, पर वो वीडियो मेरे अभी तक मोबाइल फ़ोन में है और अक्सर मैं देखता हूँ उसे, तुम्हें डांस करते हुए। वो बेबी जहान अभी भी बिल्कुल बेबी ही है। तुम्हारा वो डांस परफॉर्मेंस और वो हुक स्टेप मुझे याद है, मैं हर रोज़ देखता हूँ। पर अफसोस ये बात ईबो के लफ्ज़ों से बाहर नहीं आ पाई। बस उस स्क्रीन पर देख रहा था। उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई थी। उस स्क्रीन पर जहान को इस तरीके से देखते हुए वही डांसिंग वीडियो उस स्टेज पर चल रहा था और उसके पीछे जहान का वॉइस ओवर। उसके बाद जहान के वॉइस ओवर के साथ उस स्क्रीन पर काफ़ी सारे फोटोग्राफ को हाईलाइट किया गया। जहान ने बहुत सारे मोमेंट्स को ईबो के साथ डिस्कस किया, उससे सवाल पूछे कि क्या ईबो इस मोमेंट को जानता है, क्या वो जानता है जब ईबो म्यूजियम घूमने गया था और उसने वो फोटोग्राफ अपनी फर्स्ट टाइम इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, क्योंकि उसने पहला अकाउंट बनाया था और जहान ने तुरंत उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था। वो हर रोज़ इंस्टाग्राम पर ईबो की आईडी को स्टॉक करने लग गया था। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, पर ईबो ने कभी एक्सेप्ट नहीं की। उसके बाद काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स अपलोड हुए थे ईबो के, लेकिन वो सभी कॉलेज के कोई फंक्शन के थे, कोई सेरेमनी के थे, जिसमें ईबो मुश्किल से ही नजर आता था। बहुत ही अजीब फोटोग्राफ्स थे और जहान उसे देखकर बहुत अजीब महसूस करता था। ईबो के फ्रेंड लिस्ट में भी ज़्यादा लोग नहीं थे और वो उस अकाउंट पर ज़्यादा एक्टिव नहीं होता था। साल के 1 या 2 फोटोग्राफ वहाँ पर अपलोड होते थे, जिन्हें देखकर ही जहान खुश हो जाता था, क्योंकि उस टाइम पर एक यही जरिया था जहाँ वो ईबो से कनेक्ट हो पाता था, जहाँ उसे महसूस होता था कि वो क्या सोच रहा है और क्या देख रहा है। तभी जहान की वॉइस आती है, गा ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो मैंने यंगा से लिए हैं, प्लीज़ उनको डांटिएगा मत, पर ये फोटोग्राफ्स मुझे बहुत पसंद आए। ये कहते हुए जहान ने एक पूरे फोटोग्राफ की सीरीज़ को डालना शुरू कर दिया था। उस स्क्रीन पर एक एक कर ईबो के बहुत फनी फोटोग्राफ्स आ रहे थे, जो यंग के उस डेस्कटॉप से जहान ने लिए थे और उनके साथ अपने फोटोग्राफ को भी मर्ज कर दिया था। कुछ ड्रिंक करते हुए, कुछ क्लब में डांस करते हुए, ईबो का सीरियस फेस और उसके पीछे जहान का वो फनी फेस जो जहान बना रहा था। ईबो के बालों को रफल करता हुआ, कभी ईबो की एम्ब्रेस में लेटा हुआ, कभी ईबो को दूर से देखता हुआ, कभी उस पूरे फ्रेंड सर्कल के बीच में। जहान ने भी अपने आप को एडजस्ट कर लिया था एडिटिंग स्किल से अपनी। कुछ एडिटिंग बहुत परफेक्ट थी, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा फनी। वो देखकर आराम से कोई भी कह सकता था कि कितना फोर्सफुली जहान ने खुद को वहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश की और ईबो सिर्फ मन में यही सवाल पूछ रहा था, आखिर इतनी भी क्या एडजस्टमेंट की चलती थी कि जहान ने इस तरीके से खुद को एडजस्ट किया है जिसमें वो सिर्फ एक फूल लग रहा है। खैर, ईबो ने सिर्फ अपना सर झटका और सामने सीन को एंजॉय करने लगा। काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स फिर से चेंज हुए। जहान ने फिर से स्टोरी सुनाना शुरू किया, लेकिन अब जाकर फिर से एक बार स्क्रीन खाली हो गई थी और जो ब्लर पॉइंट अभी तक उस स्क्रीन के बीच में था, उसी पर फोकस आकर इकट्ठा हो चुका था। पीछे का वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी चेंज हो गया था और अब ईबो की धड़कन भी रुक गई, क्योंकि धीरे धीरे कर वो तस्वीर क्लियर हो रही थी और नीचे कुछ मेंशन हो रहा था जिसे वो पढ़ना चाहता था, पर ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि जहान ने अपने अल्फाजों में उन शब्दों को जुबान दे दी थी और अगले ही पल एक बर्फ के झोंके के साथ वापस से वो स्क्रीन अब धीमी धीमी रफ्तार से फाइनली क्लियर होना शुरू हो गई। जहान की वॉइस सुनाई देती है, वक्त गुजर गया, हालात बदल गए और जो 2 पौधे उस रेगिस्तान में पनप रहे थे वो अपनी किस्मत को तय कर चुके थे, कुछ खुद से तो कुछ किस्मत से। आई एम सॉरी की तस्वीर ऐसी है गा, मैं कभी नहीं चाहता था। जैसे ही जहान ने माफ़ी मांगी, ये बस शांत हो गया और अब जाकर वो तस्वीर साफ हो गई थी। उस रेगिस्तान में वो जो 2 पौधे थे जो बचपन में खूबसूरत लग रहे थे, एक दूसरे की छाँव में थे, वो अब कितने बदल गए हैं। एक पौधा जिस पर ईबो की नज़र गई वो रोज़ था, ब्यूटीफुल फ्लावर। उसकी पंखुड़ियाँ धीरे धीरे खिल रही थी और उसका वो लाल रंग उस पूरे उस बर्फ के रेगिस्तान में खिलकर बाहर आ रहा था। इतना कि ईबो की निगाहें उस पर जाकर बस टिक गई और उसके बगल में जो पौधा पनप रहा था उस पर ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि उस गुलाब की खूबसूरती ही इतनी थी। उसका कोमलपन का एहसास, उसकी पंखुड़ियाँ जिसके कोने पर अब बर्फ की हल्की हल्की सी चादर लिपटी हुई थी, वो स्नोफ्लैक्स उस पर आकर ठहरे हुए थे। वो बस उसे ही देखता रहा तब तक जब तक कि जहान की आवाज़ नहीं आती। ये सिर्फ एक गुलाब था जो शायद इस बर्फ के तूफान में दब कर मर जाता। अंधेरों ने उसे घेर लिया था और आंधियों ने तोड़ने पर मजबूर कर दिया था।
और अगर इसके बगल में लगा हुआ वो पौधा ना होता तो शायद ये मर जाता, कब का कुचल जाता। लेकिन इस पौधे ने नहीं तो उसे कुचलने दिया खुद को, नहीं मरने नहीं दबने दिया। लेकिन इस गुलाब ने क्या हालत कर दी दूसरे पौधे की। अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए, अपने रंग को और ज़्यादा निखारने के लिए, अपने ऊपर ही फोकस करने के लिए इसने दूसरे पौधे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो भी तो जीने का हक रखता था ना का। जैसे ही जान ने सवाल पूछा, अब जाकर ईबो की निगाह उस गुलाब के पौधे के बगल में पनपते हुए उस दूसरे पौधे पर गई थी, जिसे देख कर ईबो बस सन्न सा होकर रह गया। क्योंकि वो दोनों पौधे बचपन में खूबसूरत लग रहे थे, पर अब तस्वीर कितनी अलग है। उस गुलाब के बगल में अब वो कोई छोटा पौधा नहीं है। इनफैक्ट वो बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा, लेकिन खूबसूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखने में बदरंग है, और उससे भी ज़्यादा उसके उस पूरे जिस्म पर उन कांटों का क्या। वो उस गुलाब की तरह खूबसूरत नहीं है, बल्कि वो तो एक कांटों भरा पौधा है, एक कैक्टस उस गुलाब के साथ। ये कैसी तस्वीर है? वो बस समझने की कोशिश कर रहा था, तभी जान की वॉइस ओवर आती है। आप भी सोच रहे हैं ना कि मैंने इस तरीके से इन दोनों को क्यों रखा है? तो ये हम दोनों हैं। जैसे ही जान ने कहा, ये वो बस थक कर रह गया। समझना मुश्किल नहीं है, ये वो समझ गया था। वो गुलाब जान शायद खुद को इंडिकेट कर रहा है, और वो उस कैक्टस से शायद ईबो को। जान ने कहा, आप ठीक समझ रहे हैं। इस गुलाब ने इस कैक्टस की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये पौधा कभी कैक्टस नहीं था, लेकिन इसे बनाया गया ताकि इस गुलाब को प्रोटेक्ट कर सके, इस गुलाब की रक्षा कर सके, उसके सामने हमेशा एक चट्टान की तरह खड़ा हो सके। और इस पौधे ने भी खुद को उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में ढाल लिया। इसने अपने ऊपर इतने सारे कांटों को जन्म दिया ताकि ये रक्षा कर सके, खुद की भी, खुद से भी, और उस पौधे की भी। क्योंकि यही तो उसकी जिम्मेदारी थी ना, बचपन से इस छोटे नन्हे गुलाब के पौधे को संभालना। इसके भीतर फिर बेशक चाहे उसकी ज़िंदगी के साथ कुछ भी होता रहे, ये तूफान, ये आंधी, ये पूरी तरीके से उसे कितना भी बदल कर रखते। और वैसे ही तो इस पौधे ने किया, सेक्रीफाइस, और अपने सेक्रीफाइस में खुद को बदसूरत बनाता चला गया। इसने अपने आप को कांटों से भर लिया ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके गुलाब को। उसके बाद अपनी जड़ों को सुकेड़ लिया ताकि वो भरपूर पानी दे सके इस गुलाब को। अपनी सारी खुशियों को पूरी तरीके से मोड़ लिया। ज़रूरत ही नहीं थी ताकि वो गुलाब को पनपने दे। अपने आप को उसके आगे खड़ा कर लिया ताकि कोई भी तूफान उस तक ना पहुंच सके। पर इस बीच में उस कैक्टस के पौधे की खुद की खुशी का क्या गा? आपकी खुशी का क्या? इसका ख्याल कौन रखता? आपने खुद को ऐसा बना लिया, इसीलिए सब सोचने लगे कि आपको इमोशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मजबूत हैं, आप ताकतवर हैं, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप हमेशा सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी खुशियों को ताक पर रखकर। इन सब के बीच में आपका क्या? किसी ने आपकी परवाह की? बेशक आपने अपने आप को कैक्टस के पौधे की तरह बना लिया हो, लेकिन आपके अंदर भी तो फूल पनप सकते थे ना। और मुझे वही करना था। मुझे आपकी उस शील्ड से बाहर आना था ताकि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। बहुत हुआ बचपन से वो सब चीज़ आपके से छीनना जैसे आप चाहते थे, जो आपकी थी, उन सब चीज़ को खुद के लिए रखना बहुत हुआ। मैं बहुत स्वार्थी बन गया, मैं अब नहीं बन सकता। मैं आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। आपने बहुत खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, बदल लिया समाज के कायदे कानून के अनुसार, मुझे बचाने के लिए, मुझे चाहने के लिए, मुझे बस सबसे दूर रखने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। पर अब बहुत हो गया का, बहुत ज़्यादा, वक्त बहुत लंबा है और रेस बहुत है। अभी तो हमें दौड़ना है, बहुत दौड़ना है। पर इस बार मैं आपके पीछे दौड़ना नहीं चाहता, मैं आपका हाथ पकड़कर आपके साथ दौड़ना चाहता हूँ। और उसके लिए मुझे खुद को मजबूत बनाना होगा, और मैं बनाऊंगा एक ऐसा शख्स खुद को जिस पर आपको प्राउड हो, जिसके लिए अब आपको अपना कुछ भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े। पर उन सब के उलट मैं आज आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, और आप प्लीज़ इस बात को सुनना। A soul who broke into two parts and fell on the earth at a different timeline, but it doesn't matter because क्योंकि एक जर्नी थी एक दूसरे तक पहुंचने की, मुझको आप तक और आपको मुझ तक। हम लोग बचपन से ही जुड़े हुए हैं। शायद इस बात का एहसास हमें कभी नहीं हुआ, पर जब हुआ
तब एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो पाए। मेरी आंखों में हमेशा एक खालीपन था, वही खालीपन जिसका जिक्र आपने उस दिन वहाँ उस रेत पर बैठकर किया था। बस फ़र्क इतना है कि वो आपके दिल में था और मेरी आंखों में, क्योंकि मैं हर तरफ सिर्फ आपको ढूंढना चाहता था। उस इतने सारे शोर में जहाँ सब लोग मेरे साथ थे, मेरे पास थे, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहे थे, मेरी ख्वाहिश तो अधूरी थी ना। वो ख्वाहिश जो मेरी आंखों में पनप रही थी, उस ख्वाहिश जिस ख्वाहिश के पीछे मैं भागना चाहता था, उस ख्वाहिश जिसका ज़रिया सिर्फ आप थे, जिस तक मैं पहुंचना चाहता था, थामना चाहता था, पकड़ना चाहता था और क्या करना चाहता था, ये बारे में मैं खुद नहीं जानता। एक तरस थी जो बस हर पल बढ़ती चली गई और मकाम आया, एक वक्त आया जब मैं पूरी तरीके से टूट गया। जो सब कुछ मेरे पास था वो एक पल में छिन गया और मैं बस अकेला था, टूटा हुआ उस अंधेरे कमरे में, तब तक जब तक कि उसे खोल कर आप अंदर दाखिल नहीं हुए। जब आप आए थे तो ऐसा लगा था कि एक गिरे हुए इंसान को, एक टूटे हुए शीशे को, एक पड़े हुए कतरे को सहारा मिल गया हो। वो सहारा जो आप तक पहुंचना चाहता है, बस एक मैग्नेट की तरह मैं आप तक खिंचता चला गया। और जब मैंने आपको गले लगाया था ना, उस वक्त जब मेरे पास कुछ नहीं था, उस वक्त मैंने आपको गले लगाया तो लगा दुनिया को एक बार फिर से मैंने अपने हाथों में, अपनी बाहों में थाम लिया है। महसूस मैं नहीं कर पा रहा था कुछ भी, क्योंकि अंदर से खाली हो चुका था। नहीं पता था, दर्द का अब तक एहसास नहीं था, पर उस दिन, उस पल, उस लम्हा जब मेरे माँ पापा ने मेरा हाथ छोड़ा था ना, हर चीज़ का एहसास हुआ था। उस जिंदगी में जिसमें हमेशा से सिर्फ खूबसूरत पल थे, लम्हे थे, खुशी थी, वो सब कुछ छन्न से बस टूट कर रह गया। तब आपने मेरा हाथ थामा था। आपको पता है, किसी को प्यार करना, किसी को चाहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, लेकिन आसान हो जाता है जब एक शख्स के पास सब कुछ हो, उसके पास वो सब कुछ हो जो वो अपने पार्टनर को ऑफर कर सके। पर मेरे पास क्या था? मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं एक ब्रोकन शेल था। तो मैं आपसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकता था कि आप मुझसे प्यार करें? इसीलिए मैं बस अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर छिपाए रखता था, आप तक पहुंचने की कोशिश करता था, पर बस आप मुझसे भागते रहते थे। वो दौड़ बहुत लंबी थी, बहुत लंबी, और जिसमें मैं थक गया, गिर गया, टूट गया, बिखर गया, रोया। आपको नहीं पता पर कितने ही आंसू थे जिससे मैंने अपने तकिए को भिगोया है। कितनी ही बार ऐसा मोमेंट आया है जिस पर मैं बस अपने पास, अपने साथ किसी शख्स को चाहता था, और वो शख्स आप थे। थामना चाहता था, चलना चाहता था, पर आप नहीं थे, वहाँ नहीं थे, कोई नहीं था। मैंने आपको पुकारने की कोशिश की, अंधेरों में चिल्लाने की कोशिश की, निकलने की कोशिश की, बाहर जाने की, पर नहीं कर पाया, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैं आपको कुछ ऑफर नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद को कमज़ोर, खुद को बेसहारा और बस किसी की रहमत पर पलने वाला इंसान समझने लग गया था। इसीलिए मैं बस आपकी शैडो में और ज़्यादा ढकता चला गया, और एक ऐसा जहान बनता चला गया जो मैं कभी था नहीं। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा, बेशक क्यों ना रहती हो, पर वो मुस्कुराहट खाली थी, बिल्कुल मेरी ही तरह, तब तक जब तक कि मैंने हिम्मत कर आपसे वो सब कुछ नहीं कहा जिसने मुझे घुटन दी थी। आपको पता है, आपके नाम की जो रिंग है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं बस मरते दम तक इसे खुद से अलग नहीं करना चाहता। ये मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि जब आप नहीं थे ना, तो ये थी मेरे पास, जो मुझे बताती थी कि आप मेरे हैं, जो मुझे उम्मीद देती थी कि आप मेरे हो सकते हैं, जो मुझे उस तन्हाई में, उस अंधेरों में बस हौसला देती थी। आई एम कावर्ड, आई नो। सब कहते हैं कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, मैं बोल्ड हूँ, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। आप कहते हैं मैं शेमलेस हूँ, पर नहीं हूँ। अगर मैं होता तो बहुत पहले ही कुछ कर चुका होता, पर नहीं कर पाया, हिम्मत ही नहीं थी। लेकिन थैंक यू फॉर द अल्कोहल, जिसने मुझे इतना पावर दिया कि मैंने उस दिन आपको किस किया, बोल्ड बनकर। क्योंकि आप तो कभी कर नहीं पाते ना का। वो फनी था, बहुत फनी था। क्या आपको भी लगा? वो हमारा फर्स्ट किस जो मेरी इतनी मैसी और ड्रंकन स्टेट में था, जिस पर शायद आपको भी डाउट हुआ होगा कि अगले दिन मुझे सब कुछ याद रहेगा या नहीं, पर यकीन मानो मुझे सब याद रहता है, सब कुछ। जैसे ही सामने ये कहा, एकाएक वो की धड़कन रुक गई, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। वो कांप गया, बस सामने उस स्क्रीन की तरफ देखने लगा, और कब उसकी आंखों से आंसू लुढ़क गए थे इस बारे में उसे भी खुद एहसास नहीं हुआ। कुछ ऐसा था जो उसके अंदर चीख गया था, कुछ कौन क्या था जो उसके अंदर छिपा हुआ था। खैर, जानता हूँ प्यार करना मुश्किल है, मेरे साथ चलना, मुझे अपनाना, मेरे अंदर बहुत फ्लॉज हैं, बहुत ज़्यादा। मैं परफेक्ट पिक्चर नहीं हूँ, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, मैं टूटा हूँ, बिखरा हूँ, मैं बहुत अजीब हरकतें करता हूँ, जिद करता हूँ, पाना चाहता हूँ, स्वार्थी बन जाता हूँ। मैं अभी भी डिपेंडेबल हूँ आपके ऊपर, पर इस सब डिपेंडेंसी के उलट एक डिपेंडेंसी है जो मुझे आपके ऊपर हमेशा रखनी है। आपका टच,
जब आप मुझे करते हैं तो लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ। आप जब मुझे किस करते हैं तो लगता है मैं सांसें ले पा रहा हूँ। उस किस के वक्त जब हम जो ब्रीथ शेयर करते हैं, उस ब्रीथ मुझे सबसे वैल्यूबल थिंग लगती है इस पूरी दुनिया की, क्योंकि उसमें आप और मैं दोनों का अक्स समाया हुआ है। आप मुझे छूना नहीं चाहते उस तरीके से जिस तरीके से मैं आपको चाहता हूँ, पर यकीन मानो हर रात, हर पल, हर लम्हा जब आप मेरे पास होते हैं, जब आप मुझे छूते हैं, तो मैं अपने आप को उस लम्हे तक पहुँचा लेता हूँ जहाँ मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। पता नहीं वो ठीक वक्त कब आएगा, लेकिन जब आएगा तो यकीन मानो हर एक लम्हा, मेरा हर एक बॉडी का कतरा सिर्फ आपको चाहेगा पूरी तरीके से। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डिमांड बहुत है मेरी और कॉम्प्रोमाइज़ बहुत हैं जो आपने किए हैं मेरे लिए, लेकिन मैं उन कॉम्प्रोमाइज़ को आपको बैक करूँगा, आपको वापस लौटा कर रहूँगा आपकी वो सारी खुशियाँ जो मैंने छीन ली थी। आई नो आई एम सेल्फिश, आई नो आई एम द पर्सन हु ब्रोकन, आई नो आई can't give you anything, but I try my best until the point when I reach the top and just shout loudly, Ga, this is me and this is for you and I made myself for you. उस वक्त मैं बस शाइन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ उस पूरी दुनिया को कि मैं आपके काबिल हूँ और मैं आपके साथ चल सकता हूँ। बस वक्त दीजिएगा मुझे, इंतज़ार कीजिएगा, वेट कीजिएगा उस पल को आने का, लेकिन वो आएगा। एक पल ऐसा आएगा जब मैं आपको प्राउड महसूस कराऊंगा। जस्ट वेट फॉर मी का, जस्ट वेट फॉर मी, कैन यू डू दैट? लेकिन उसके उलट आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे देंगे? जैसे ही जहान ने ही पूछा, अब ईबो की इंतहा हो गई थी। वो बस अपनी जगह से खड़ा हो गया और वो बस उस रेस्ट बेड से दूर हटकर उस रेत पर आ गया था। वो बस चीख कर जहान को पुकारने लगा। उसने कहा, जहान बहुत हो गया, बाहर आओ, बस अब बहुत हो गया, अदरवाइज याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईबो की आवाज़ टूट रही थी क्योंकि वो अंदर तक हिल चुका था। इस पूरी जर्नी से, इस पूरे 2-3 घंटे के सफ़र में जो जहान ने उसे दिखाया है, उसने ईबो की पूरी शख्सियत को हिलाकर रख दिया था। उसे खुद नहीं पता वक्त कैसे गुजर गया और वो कितना ज़्यादा ब्रोक हो चुका है। उसकी आंखों से पूरी तरीके से लिटरली आंसू बह रहे हैं और वो बस काँप रहा है अपनी जगह पर खड़े होकर। और शायद जहान भी ये समझ गया था, तभी अगले ही पल वो भी उस स्क्रीन के पीछे से बाहर आ जाता है। उस स्क्रीन पर एक तरफ जहाँ जहान खड़ा हुआ था समंदर के बीचों बीच, और वहीं दूसरी तरफ उस रेत पर ईबो खड़ा हुआ था। दोनों के बीच में फासला था, लेकिन फिर भी दिल की धड़कनें एक ही रफ्तार में गूंज रही थी। ईबो ने अपनी थरथराती हुई आवाज़ में कहा, प्लीज़ कम हियर एंड होल्ड मी, अदरवाइज आई फेल, प्लीज़ जहान, प्लीज़ कम हियर, आई कांट ब्रीथ, आई रियली कांट ब्रीथ। वहीं दूसरी तरफ जहान की आंखों में भी आंसू थे, वो भी टूटा हुआ था, वो भी कांप रहा था और वो भी बस ईबो के पास जाना चाहता था। इसीलिए अगले ही पल उसने उस माइक को वहीं उस बोट पर फेंका और उस पूरे समंदर में पार करता हुआ वो फाइनली ईबो के पास पहुंच गया था। वो भीग गया था, लेकिन किस बात को इस चीज़ की परवाह थी। उस शैलो वाटर के अंदर जहान जब तक ईबो के पास पहुंचा, वो लिटरली ऊपर से नीचे तक भीग गया था, पर ईबो ने मौका ही नहीं दिया। उसने खींच कर जहान को अपनी बाहों में जकड़ा और लिटरली उसके लिप्स के ऊपर अपनी लिप्स को रख दिया था। वो फ्यूरियस था, हंग्री था, डेस्परेट था। उससे भी ज़्यादा एक ऐसी आग थी उसके अंदर जो चल रही थी, जो बस जहान को पाना चाहती थी, वरना उसे खुद भी नहीं पता उसका क्या होगा। वो लिटरली जहान को बहुत 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 फ्यूरियसली किस करने लगा और जहान भी पूरा कॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा था, पर मुश्किल था उसके लिए। इसीलिए उसने अपनी बॉडी को सिर्फ छोड़ दिया और वो तब तक उसे किस करता रहा जब तक कि वो शांत नहीं। और अगले ही पल वो लोग बेड पर थे। ईबो अभी भी जहान को किस कर रहा था और जहान सिर्फ ईबो को थाम कर उसकी बाहों में जकड़ कर बस उसको अपने करीब करना चाहता था। फाइनली वो किस ब्रेक होता है और ईबो जहान की आंखों में देखने लगा। दोनों के फेस पर आंसू थे, बहुत सारे आंसू। जहान ने ईबो का फेस कप करते हुए कहा। ईबो ने भी जहान के फेस के ऊपर से उन सारे बालों को हटाया और उसके फॉरहेड के ऊपर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, आई लव यू, यू नो ना, तुम जानते हो ना मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरी सांसें नहीं चल पाती जब मैं तुम्हें देखता नहीं हूँ, घुटन महसूस करता हूँ। अगर एक पल भी तुम मुझसे दूर चले जाते हो, फिर भी ये सब कुछ क्यों किया तुमने? हाँ, मैं डर गया था जहान, बहुत ज़्यादा। और ये सब कुछ तुम क्या करना चाह रहे थे? क्यों ये कहते हुए वो पूछ रहा था। उसे कुछ भी नहीं पता कि वो किस बारे में पूछ रहा है, बस वो जहान से जानना चाहता था। जहान ने कहा, आई नो एवरीथिंग, आई नो यू लव मी, आई एम सॉरी, मैंने आपको तरीके से डरा दिया, पर मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। मैं बस ये कहते जहान रुक गया। ईबो ने कहा, बस क्या? ईबो ने बहुत देर तक जहान के फेस की तरफ देखा, क्योंकि जहान शांत था। वो बस ईबो की आंखों में देख रहा था। ईबो जहान के ऊपर था, उसके दोनों हाथ जहान के इधर उधर थे और ईबो के गले में से उसकी वो वेडिंग रिंग उसकी चेन में झूल कर लटक रही थी जहान की आंखों के सामने, जिसे जहान देखने लगा। ईबो के फेस से होता हुआ वो फाइनली उस चेन तक पहुंच आया था और अगले ही पल उसका हाथ उस वेडिंग रिंग में था।
जैसे खींच कर उसने ईबो को अपने और करीब कर लिया। ईबो भी एकदम से जहान के ऊपर और ज़्यादा लीन हो गया। फिर भी उसने अपने आप को संभाले रखा था कि जहान के फेस से कुछ दूरी हो, जहान को हर्ट ना कर दे अपनी बॉडी वेट से। जहान ने कहा मैरी मी। ईबो एकदम से शॉक हो गया। उसने कहा क्या? जहान ने कहा मैरी मी। ईबो के फेस पर शॉक नजर आ रहा था, लेकिन जहान के फेस पर कोई शॉक नहीं था। इनफैक्ट वो बहुत डिटरमाइन लग रहा था। उसकी आंखें बहुत फोकस के साथ ईबो के चेहरे के ऊपर थीं और शब्द बिल्कुल क्लियर। जहान ने अपने गले में से भी उस रिंग को बाहर निकाला और दोनों रिंग को अपनी मुट्ठी में बांधते हुए कहा, आपको सुनाई दे रहा है? मैरी मी एंड मेक मी योर्स। दिस इज माई बर्थडे विश। आप मुझे बर्थडे पर कुछ सरप्राइज देना चाहते थे ना, गिफ्ट देना चाहते थे, तो दिस इज माई बर्थडे विश। मैरी मी एंड मेक मी योर्स। ये कहते हुए जहान ने ईबो को हक कर लिया और उसके कान में विस्पर करते हुए उन्हीं वर्ड्स को बहुत बार चैंट करने लगा। और ईबो अभी भी अपनी जगह पर कंप्लीटली इमोशनलेस था। उसे समझ में नहीं आ रहा था जहान के वर्ड्स क्या थे, पर जहान ने अब ईबो को कंप्लीटली ग्रैब कर लिया था। वो ईबो की तरफ देखना नहीं चाहता था। उसने सिर्फ अपने आप को ईबो की बाहों में छिपा लिया और अगले ही पल उसने कहा स्लीप। हे एवरीवन, आई नो ओवर ड्रामेटिक हो गया, कुछ ज़्यादा ही मैं अपने फ्लो में बह गई और जहान के इमोशंस पता नहीं आपको समझ में आए या नहीं, या आपको बोरिंग लगा या आपको पता नहीं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लगा। जो कुछ भी था, मैं बस इस सीन आपके साथ शेयर करना चाहती थी। कुछ ऐसी इमेजिनेशन जो जहान ने अपनी कल्पनाओं में गढ़ी थी। मुझे नहीं पता आप किस हद तक उस इमेजिनेशन तक पहुँच पाए या अपनी इमेजिनेशन को यूज़ कर पाए या नहीं। शेयर करना मेरे साथ अगर आपने भी उस इमेजिनेशन को शेयर किया जिस इमेजिनेशन से मैंने ये सब कुछ लिखा था, और आपने भी वही फील किया जो जहान ईबो को गो थ्रू करना चाहता था, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना आज पूरे पार्ट के बारे में। लिटरली एक बार मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा ये पार्ट। मैं बस जहान का ही कुछ जो कन्फेशन था उसे बस अलग दिखाना चाहती थी, सबसे अलग। तो बस कोशिश की थी मैंने कुछ अलग राइट करने की और कुछ अलग नरेट करने की, कुछ अलग तरीके से। पता नहीं मैं इसमें किस चीज़ कितना हद तक कामयाब हो पाई या नहीं, इस बारे में आप मुझे बताइएगा। बाकी डेफिनेटली शेयर कीजिएगा आपको आज का पार्ट कैसा लगा, जहान के इमोशंस और जो कुछ भी उसने शेयर किया, पूरा वीडियो कैसा लगा। ओके, एंड या व्हाट डू थिंक, जहान के इस मैरी मी से क्या क्या मकसद है उसका इस मैरी मी का? वो लोग तो ऑलरेडी मैरिड है ना। क्या कोई और सरप्राइज है जहान के पास ईबो के लिए? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आज के वीडियो के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।